हमारे देश में अनेक राजा, अनेक रियासतें लंबे काल से, बहुत पुराना देश होने के कारण से हमारे देश में रही। फिर भी एक छोटा सा, कुल मिलाकर के 6-7 जिलों का जो क्षेत्र था, उसकी छोटी सी रियासत, उसके जो शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जीवन का स्मरण करते हुए आज से 390 वर्ष पूर्व उनके जन्म के साथ ही जो उनकी यात्रा शुरू हुई थी, आज भी हम लगभग 400 वर्ष पश्चात भी उनके जीवन का स्मरण करते हैं। और उनका जो राज्याभिषेक हुआ, उस दिन को स्मरण करते हुए हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसा आखिर वैशिष्ट्य क्या था? वास्तव में उस समय का जो सारा कालखंड था, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 19 फरवरी 1630। महाराष्ट्र में एक शिवनेरी नाम का दुर्ग था। शिवाजी महाराज के पिता थे शाहजी राजे, जो उस समय जो दक्षिण में अनेक प्रमुख मुस्लिम रियासतें थी, उसमें से एक आदिल शाह, बीजापुर उसका केंद्र था। वहां के जो नवाब थे उसके सेनापति थे। और उनकी माता जीजाबाई थी, जो बहुत ही धर्मप्राण महिला थी। शिवनेरी के दुर्ग में जो शिवजी का मंदिर था, वहां पर उस समय की जो सारी परिस्थितियां थी, मुगलों का, मुस्लिम शासकों का जो आतंक था, उससे पूरा हिंदू समाज त्रस्त था। पूजा करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सारे पवित्र नदियां, सरोवर, सब कुछ अपवित्र हो गए थे। और उस समय की सारी परिस्थिति की पीड़ा स्वाभाविक रूप से माता जीजाबाई के मन में भी थी। और जब पुत्र जन्म हुआ तो शिवनेरी के दुर्ग में शिवजी के मंदिर में नित्य जाती थी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो सारी दुरावस्था से मुक्ति दे। और इसीलिए शिवाजी का जब जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया शिवा। उनके पालन पोषण के लिए पिताजी भी त्रस्त थे सारी परिस्थिति से। और उनकी स्वयं की जो रियासत थी, पूना, आज का जो पूना है, लाल महल, वहां पर, उस पूना में उनके जो एक प्रमुख सहयोगी थे, वृद्ध थे लेकिन अत्यंत अनुशासन प्रिय थे, कुशल प्रशासक भी थे, दादा कोंडदेव। तो माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव दोनों के सानिध्य में शिवाजी का वहां पर लालन पालन आगे बढ़ा। 16 वर्ष की उम्र में अपने जो साथी थे, जिसमें हम उम्र से लेकर के, और बाजी पासलकर की उम्र तो 65 साल थी, जो उनके दादा के समान थे। स्वयं की 16 वर्ष और दादा बाजी पासलकर 65 वर्ष के। तो ऐसे जो उनके ये मित्रों की टोली थी, इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में एक रोहिडेश्वर का मंदिर था पास में पूना के, वहां जाकर के संकल्प किया कि हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। और केवल संकल्प लिया बच्चों की तरह, ऐसा नहीं। हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना है तो उसके लिए ये और इनके साथी जुट गए। कहीं पर भी इनके बहुत छोटी सी सा इनका साम्राज्य था, लेकिन उसमें भी कहीं पर भी कोई अत्याचार होता था तो अत्याचारी को कठोर दंड देना, ये शिवाजी का स्वभाव था। और इसीलिए आसपास उनकी ख्याति फैलती चली गई, लोगों का विश्वास अर्जित होता चला गया। अनेक युवा शिवाजी महाराज के साथ काम करने के लिए आगे आते चले गए। और इसीलिए एक 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष के प्रयत्न से आसपास का जो पूरा क्षेत्र था
उस आसपास के पूरे क्षेत्र में शिवाजी महाराज ने सारे प्रमुख किलों पर अधिकार करके जो मावल क्षेत्र कहलाता है उस पूरे मावल क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया। और जब लगभग 29 वर्ष की उम्र में इतने मावल जैसे बड़े क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया तो उससे स्वाभाविक रूप से आसपास के अनेक जो शासक थे, मुस्लिम शासक, उनको भी थोड़ा सा चिंता हुई। शिवाजी के पिताजी यहाँ पर सेनापति थे। ऐसे आदिल शाह के दरबार में भी जब ये सारी सूचना पहुंची तो उन्होंने पहले तो उनके पिताजी को ही आग्रह किया कि आप अपने बेटे को काबू में करें, लेकिन शाहजी ने मना कर दिया कि मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, इसलिए अब अन्य कोई उपाय सोचिए। तो उस सारी परिस्थिति में जब शिवाजी का मावल से निकल करके वाई के क्षेत्र में, जवाली के क्षेत्र में भी जाकर के उन्होंने प्रतापगढ़ का किला बनाया, साधन भी मिलते चले गए, अनेक किले जीतते हुए कहीं से अर्थ की प्राप्ति भी होती चली गई। तो आर्थिक दृष्टि से भी जो संपन्न होते चले गए तो फिर सेना, शस्त्र, अनेक किलों का निर्माण, साम्राज्य का विस्तार, ये सब होता चला गया। जनता का भी विश्वास होता चला गया, ख्याति भी बढ़ती चली गई। और उसी से चिंतित होकर के आदिल शाह के नवाब में जो एक प्रमुख महिला थी जिनको बड़ी बेगम के नाम से जाना जाता था, कुलिया जनाबा नाम था, उन्होंने सारे सेनापतियों को इकट्ठा किया और सारे सेनापतियों के बीच में उस समय की जो परंपरा थी पान का बीड़ा रखा कि जो भी शिवाजी महाराज को परास्त करेगा वो इस पान के बीड़े को उठाए। प्रारंभ में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा लंबा चौड़ा हबशी जैसा था अफजल खां, उस अफजल खां ने उस बीड़े को उठा करके कहा कि मैं ये काम करूंगा। बहुत बड़ा सैन्य सामर्थ्य लेकर के शिवाजी की धाक उस समय इतनी थी और डर इतना था शिवाजी के संदर्भ में कि जब अफजल खां बीजापुर से निकला तो उसकी जो 40 बेगमें थी, पत्नियां थी, उन सबका वध करके वो निकला कि पता नहीं जिंदा आऊं या नहीं आऊं। ये डर तो उसके मन में भी था। और जब वो आगे बढ़ा तो शिवाजी को उत्तेजित करने के लिए उसने प्रयत्न किया कि वो मैदान में आकर के आए, युद्ध करें, ताकि मैं उनका काम कर सकूं, काम तमाम कर सकूं, परास्त कर सकूं। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है, सेना भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने प्रयत्न किया कि अफजल खां को ही पहाड़ पर लाया जाए। शिवाजी को उत्तेजित करने के लिए भोंसले कुल की, जो उनका कुल था, उनकी जो आराध्य देवी थी तुलजा भवानी, उसके मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर रक्ताभिषेक वगैरह किया ताकि शिवाजी उत्तेजित होकर के मैदान में आए। और भी अनेक अत्याचार किए, लेकिन शिवाजी मैदान में नहीं आए। और ऐसा संदेश देने का प्रयत्न किया कि वो डर गए अफजल खां से। एक बड़े कुशल दूत थे अफजल खां के, कृष्णाजी भास्कर, उन्होंने भी शिवाजी महाराज के पास पहुंच करके उनको प्रयत्न किया कि आप बात करने के लिए नीचे आइए, लेकिन मैं बहुत डर गया हूं, अफजल खां जैसे बड़े सेनापति के सामने मेरी क्या औकात है, और इसलिए मैं नहीं आ सकता, आप उन्हीं को यहाँ बुलाइए, मेरे को तो बहुत डर लगता है उनसे। एक गोपीनाथ पंत करके इनके भी बड़े कुशल दूत थे। कृष्णाजी भास्कर और गोपीनाथ पंत ने मिलकर के और प्रतापगढ़ के किले पर ही वो आएंगे, ऐसा तय हुआ। नियत तिथि को 10 नवंबर 1659, 29 वर्ष की लगभग उम्र थी उस समय शिवाजी महाराज की। अफजल खां आया, वो बहुत उतावला था, ऊपर चढ़ते हुए हाथी घोड़े सभी घायल होते चले गए, सेना भी बहुत थक गई, अनेक सैनिक घायल होते चले गए। फिर भी शिवाजी को मैं परास्त करके जल्दी से जल्दी और जाऊं बीजापुर, ये उसकी जल्दी थी, और इसीलिए उसने हिम्मत करके वो आया। तय हुआ तो केवल 2 सैनिक साथ में आएंगे, ऐसा तय हुआ प्रतापगढ़ के किले पर। शिवाजी महाराज के भी 2 सैनिक रहेंगे, सहयोगी रहेंगे, और अफजल खां के भी 2 रहेंगे। सैयद बंडा भी था और एक और सैनिक था। तो पहले अफजल खां को बुलाया
शिवाजी महाराज बाद में आए, साथ में एक उनके सहयोगी था, वाला महाला नाम था उसका। तो जैसी अफजल खां की कूटनीति थी, गले लगाने के बहाने शिवाजी को एक तरह से कुचल देने की थी, और हाथ में कुछ हथियार भी था। उसने शिवाजी महाराज के सर पर प्रहार किया, लेकिन वो शेषत्राण पहने हुए थे, कवच पहने हुए थे, इसीलिए वो वार उसका खाली गया, कंधे पर हल्की सी चोट आई। लेकिन शिवाजी महाराज भी पूरी तैयारी से वो जानते थे, और इसीलिए हाथ में बगनखा पहन करके आए थे, और इसीलिए उससे बड़ा सा पेट था उसका, उसको अंदर से उस बगनखे से पूरे पेट को चीर करके उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल दी। धोखा धोखा ऐसा चिल्लाया। सैयद बंडा ने जब शिवाजी के ऊपर प्रहार करने का हाथ उठाया तो ग्वाला महाराज ने उसके हाथ को काट दिया। दोनों की वहां पर मृत्यु हुई। वो प्रतापगढ़ के किले पर चले गए शिवाजी महाराज। 3000 सैनिक अफजल खां के पकड़े गए, 3000 मारे गए, बाकी सब भग गए। बहुत बड़ा सैन्य सामान और बहुत बड़ी संपत्ति, उसका खजाना, वो शिवाजी के हाथ लगा। बाद में सिद्दी जोहर ने प्रयत्न किया। जब अफजल खां का भी वध हो गया तो सिद्दी जोहर बड़ा कुशल सेनापति था मुस्लिमों की ओर से। उसने पलानगढ़ में चारों ओर से घेरा डाल करके शिवाजी को घेर लिया। बहुत बड़ी सेना, 50,000 की सेना उसके पास में थी। शिवाजी महाराज की तो बहुत छोटी सेना थी पनालगढ़ में। इसलिए लंबे समय तक जब वो रहे तो कैसे निकले। लेकिन शिवाजी महाराज बहुत अत्यंत कुशल और सोच इतनी तीव्र थी, और इसीलिए विलक्षण बुद्धि के धनी होने के कारण से उन्होंने एक दिन योजना बनाई, और बरसती हुई बरसात में हम अपने एक शम शक्ल और स्वयं की इस प्रकार की 2 डोलियां पनालगढ़ के किले से निकली। सिद्दी जोहर भी धोखा खा गया, हम शक्ल को पकड़ा। जब तक पता चला कि ये तो नकली शिवाजी हैं, तब तक शिवाजी महाराज बहुत आगे निकल गए थे। और जब विशालगढ़ निकट में आने ही वाला था तभी उनकी सेना पीछे से पहुंच गई थी। बहुत बड़ी सेना थी। बाजी प्रभु देश पांडे जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने आगे आकर के कहा कि ये जो दर्रा है एक सकरा रास्ता है। 30 साथियों के साथ में मैं यहाँ सिद्दी जोहर की सेना को रोकता हूं। आप जब तक विशालगढ़ नहीं पहुंच जाए, वहां जाकर के तोप की आवाज नहीं आ जाती, तब तक मैं इनको यहाँ रोक करके रखूंगा। बहुत ही विलक्षण युद्ध हुआ। बाजू प्रभु देश पांडे ने जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच करके तोप की आवाज नहीं आई, तब तक वो युद्ध करते रहे। जैसे ही तोप की आवाज आई, उनका मृत शरीर लुढ़क गया। लेकिन सिद्दी जोहर के इरादे सफल नहीं हुए। विशालगढ़ में शिवाजी बहुत सुरक्षित थे। ये सारे प्रयत्न जब असफल हो गए तो औरंगजेब को भी चिंता हुई। वो दिल्ली का बादशाह, आगरा से शासन करता था, और इसीलिए उसने अपने जो मामा थे शाइस्ता खां, उनको भेजा 1 लाख की सेना देकर के शिवाजी को परास्त करके आओ। लाल महल में पुणे में आकर के शाइस्ता खां ने डेरा डाला। शिवाजी महाराज ने उसको भी मजा चखाने का सोचा, और रमजान का महीना चल रहा था। कोंडाना के दुर्ग में शिवाजी महाराज थे। वहां से अपने गिने चुने सैनिकों के साथ में 600 सैनिकों के साथ में निकले, और एक दिन रात को आकर के और खुद उसके निवास तक वो पहुंच गए। निवास पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां वैसे भी डरा रहता था, और इसीलिए उसने जैसे आक्रमण हुआ तो वो समझ गया, और इसलिए उसने लालटेन बुझा दी। अंधेरे में भी शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर आक्रमण किया। तलवार का वार किया, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई। वो बच गया। तलवार पर रक्त लगा हुआ देख करके शिवाजी को कहीं न कहीं भ्रम हुआ कि शाइस्ता खां मर गया। इसीलिए वो तुरंत वहां से निकल गए। कोंडाना के दुर्ग सकुशल पहुंच गए। उनकी सेना को एक भी सैनिक नहीं मरा। बाद में इतनी दहशत हो गई कि शाइस्ता खां वापस चला गया। उसको दंडित भी किया औरंगजेब ने। बस सारे प्रयत्न जब असफल हो गए थे, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को जिम्मेदारी सौंपी कि आप शिवाजी महाराज को परास्त करके आओ। वो आए। उन्होंने शिवाजी के सामने शर्त रखी, या तो आप युद्ध करिए या फिर औरंगजेब के शरण में चलिए। अपने बेटे और स्वयं शिवाजी 300 सैनिकों के साथ में औरंगजेब की बंदी बनकर के
आगरा आ गए। इरादा तो औरंगजेब का था उनको मारने का, लेकिन चूंकि गारंटी दी हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह ने, उनके बेटे राम सिंह ने भी, और इसीलिए राम सिंह को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, तो औरंगजेब उनको मार तो नहीं सका। लेकिन शायद शिवाजी के मन में कोई ना कोई योजना रही होगी औरंगजेब के से भी कुछ न कुछ हिसाब किताब करने की, लेकिन वो बहुत डरता था, कम से कम 100 फीट दूर रहता था शिवाजी से, ताकि वो कोई भी आक्रमण या कोई दुस्साहस न कर सके। और इसीलिए जब कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होगा औरंगजेब के संदर्भ में, जो भी उनके मन में योजना रही होगी, तो उन्होंने बीमारी का बहाना किया बंदी रहते हुए, और बाद में मैं ठीक हो गया हूं ऐसा एक प्रचार करके, और बड़े बड़े टोकरों में फल आगरा के प्रमुख व्यापारियों, प्रमुख लोगों के पास भेजे जाने लगे। और बाद में एक एक करके उनके सारे जो सहयोगी थे वो वहां से खिसक गए, कोई योजना थी उनकी। और एक दिन शिवाजी महाराज और उनके बेटे दोनों ही, संभाजी दोनों उसमें 2 टोकरों में बैठ करके वो भी वहां से खिसक गए। अपने सहयोगियों को मसुला दिया, वो भी वहां से बिस्तर को कोई व्यक्ति का ऐसा स्वरूप दे करके वहां से पार हो गए। बाद में जब उनको शक हुआ औरंगजेब के सैनिकों को, उन्होंने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। पीछा किया, स्वाभाविक रूप से शिवाजी जानते थे, इसलिए उन्होंने 2200 किलोमीटर की यात्रा 28 दिनों में पूरी करके वो वापस रायगढ़ पहुंच गए। अत्यंत कुशलता के साथ में पहले जो 300 सैनिक थे उन सबको यहाँ वहां उन्होंने बिखेर दिया था रास्ते में, और इसलिए वो सकुशल पहुंच गए। माता जीजाबाई भी पहचान नहीं सकी, साधु के वेश में पहुंचे थे। बेटे को उन्होंने मथुरा में ही गोपीनाथ करके उनके सहयोगी थे, मित्र थे, उनके यहाँ छोड़ दिया था। कितने कुशल थे कि वहां जाकर के उन्होंने रायगढ़ के किले में भी यही संदेश दिया कि बेटा संभाजी तो बीच में मारा गया मार्ग में, और इसीलिए उसका श्राद्ध वगैरह भी कर दिया। 3 महीने बाद गोपीनाथ जी संभाजी को लेकर के और किले में पहुंचे तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता भी हुई कि वो तो जीवित है संभाजी। तो इस प्रकार से औरंगजेब की कैद से भी सकुशल रायगढ़ आ गए। बाद में अनेक किलों को जीतते हुए, जब साम्राज्य को सुदृढ़ करते हुए, अच्छा सुशासन, हिंदवी स्वराज्य, इस प्रकार का जब रायगढ़ के केंद्र को मान करके शिवाजी ने स्थापित किया, तो पूरे देश भर की इच्छा थी। अनेक वर्षों से पूरे देश भर में कोई भी इस प्रकार का साम्राज्य नहीं है जहां पूरा हिंदू समाज निर्भय होकर के अपने सारे पूजा पाठ से लेकर के सब प्रकार की पालना कर सके। और इसीलिए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कार्यक्रम होना चाहिए। और इसके लिए तय किया गया कि रायगढ़ के किले पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का एक कार्यक्रम रखा जाए। पूरे देश भर के लोग वहां पर आए, और इतना ही नहीं तो और अंग्रेज जो उस समय उनका भी काफी साम्राज्य धीरे धीरे अपना प्रभाव भी बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने सूरत को लूट करके उनको भी धक्का दिया था, उनको भी मजा चखाया था, इसलिए वो भी डरते थे। और इसे अंग्रेजों के प्रतिनिधि भी उस राज्याभिषेक के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और काशी के पंडित गदाधर भट्ट के नेतृत्व में पूरे देश भर के प्रमुख नदी सरोवरों का जल और उससे शिवाजी महाराज का अभिषेक करते हुए उनका राज्याभिषेक का कार्यक्रम 6 जून 1674, लगभग उस समय 44 वर्ष की उनकी उम्र थी। उस 44 वर्ष की उम्र में पूरे देश भर के स्वाभिमान का प्रतीक इस प्रकार का एक ये राज्याभिषेक का कार्यक्रम, रायगढ़ किला कभी आप जाएं तो इतना दुर्गम आज भी है वह, उस रायगढ़ के किले में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। माता जीजाबाई तो बहुत प्रसन्न हो गई, उसी के लिए वो एक तरह से जिंदा थी। थोड़े दिनों बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया माता जीजाबाई का। 2 वर्ष तक दक्षिण विजय करते हुए 1674 से 1676 तक शिवाजी महाराज ने दक्षिण के अनेक किले विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन लगातार अनवरत मेहनत करते हुए
परिश्रम करने के कारण से शिवाजी महाराज का शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। और उसी में से रायगढ़ के किले में 3 अप्रैल 1680 को लगभग 50 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज का निधन हुआ। 50 वर्ष की उम्र ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 50 वर्ष में भी उन्होंने उस समय जो पूरे देश भर में मुगलों का अनेक प्रकार मुस्लिम रियासतों का वर्चस्व था, आतंक था, उसको ध्वस्त करके, छोटी रही होगी लेकिन उनके एक अलग हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके संपूर्ण हिंदू समाज को जो स्वाभिमान का क्षण दिया। 390 वर्ष हो गए उनके जन्म को, लेकिन आज भी हम इसीलिए उसको मनाते हैं, उस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि उनका जीवन अनुकरणीय है। देश समाज के जीवन में प्रतिकूलताएं, अनेक प्रकार के संकट आते हैं। कोई भी सजीव समाज, सजीव राष्ट्र इन सारे संकटों के बीच में से मार्ग निकालते हुए चलता है, वही सजीव राष्ट्र, सजीव समाज बनता है। हमारा देश भी अनेक झंझावातों के बीच में से लगातार आज भी हम पूरी दुनिया में एक स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते खड़े हैं। शिवाजी महाराज का जो जीवन है वह उसी प्रकार का है। उनके बारे में जो कवि भूषण ने कहा, काशी जी की कला गई, मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। ये 2 पंक्तियों में उनके जीवन का जो कुल मिला के सार है। वास्तव में आज जो हम एक स्वाभिमानी स्वरूप में खड़े हैं, राष्ट्र के नाते भी, समाज के नाते भी, शिवाजी महाराज का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनके जीवन का स्मरण करते हुए उनके जीवन के कुछ गुण हम भी अपने जीवन में उतारें, एक स्वाभिमानी समाज के नाते, एक स्वाभिमानी नागरिक के नाते अपने आप को खड़ा करें, तभी यह हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाना सार्थक होगा। इतना ही आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद।